जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री आपके #जियो। तो आज हम सॉल्यूशंस के तीसरे लेक्चर की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप अपनी कॉपी पेन उठाइए और अच्छे से नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स ऐसे कोटा जैसे, तो इन्हीं नोट्स से तुम्हारा क्या होने वाला है, उद्धार होने वाला है। तो नोट्स को बिल्कुल अच्छे से बनाइए, क्योंकि ये नोट्स हमें सिलेक्शंस दिलवाएंगे जेईई मेंस में, नीट में, या फिर बोर्ड एग्जाम, जो 12th का बोर्ड एग्जाम है वहां पर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट निकल के यहां पर आती हैं। कुछ कंसंट्रेशन टर्म है जहां पर पूरा का पूरा बेसिक है इस सॉल्यूशंस और टॉपिक का। हम इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल यहीं से होने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर में निकल के आते हैं वो इसी कंसंट्रेशन टर्म से निकल के आते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म बेसिक होती है, जो बेसिक टर्म्स यूज होती है ना वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट वही है ये कंसंट्रेशन टर्म। तो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले यहां पर आ जाएगा हमारे पास मोल, कि भाई मोल क्या होता है। तो मोल का अगर जिक्र करें, किसी ने अगर हमसे पूछा कि भाई 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 मोल इज इक्वल टू हम उसे बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कितने नंबर है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट प्लस एंटी, इसका मतलब भी प्रेजेंट है, प्लस एंटी प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। इसका मतलब समझते हो बच्चों, कार्बन 12 आइसोटोप्स का मतलब, कार्बन 12 आइसोटोप्स का मतलब तुम्हें पता है कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। 3 कौन कौन से, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो उन तीनों आइसोटोप्स में से कार्बन का जो 12वां आइसोटोप्स है, यानी कि 12th जो आइसोटोप्स है, उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उन्हीं को हम कंसीडर करते हैं 1 मोल इज इक्वल टू। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में आ रखा है, ठीक, कि भाई कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स है, यानी कि जो कार्बन का 12 वाला आइसोटोप्स है, उसके 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हीं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, 1 मोल कहते हैं। अब वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है हमारे पास, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, इतने पार्टिकल्स है ना। तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ये हमारे पास क्या निकल के आता है, Na बोले तो एवोगैड्रो नंबर। क्या है बच्चा, ये एवोगैड्रो नंबर, क्या है, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। एक तो Na है जिसको हम एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ये Na होता है बच्चा, ये वाला है ना, N और A, ये क्या होता है हमारे पास, सोडियम होता है, ये वाला है ना, ये वाला Na तो सोडियम होता है, लेकिन ये वाला Na जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। इज इट क्लियर, आया समझ में। अब हम आगे पढ़ते हैं कि यहां पर हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। सवाल यहां से आता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालें। तो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों n से, स्मॉल n से इसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके अपने आप में यहां पर हमारे पास 3 फॉर्मूले निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-4 फॉर्मूले यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो फॉर्मूला होगा कि इफ मास इज गिवन, अगर हमें क्वेश्चन में जो है मास दे रखा है, इफ मास इज गिवन, अगर क्वेश्चन में मास दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां पर फॉर्मूला लगेगा हमारे पास मोल इज इक्वल टू गिवन मास, जो है जो हमें क्वेश्चन में मास दे रखा है अपॉन मोलर मास, ये आएगा नीचे मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। बहुत इंपॉर्टेंट, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो क्वेश्चंस में दे रखा है वो वाला मास अपॉन मोलर मास। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए उसने क्वेश्चंस में दे रखा है 22 ग्राम ऑफ CO2 में हमें नंबर ऑफ मोल निकालने, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हम बोलेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 के मोल कितने हो जाएंगे, गिवन मास, जो क्वेश्चन में मास दे रखा है, कितना दे रखा है 22 ग्राम, अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, मोलर मास। मोलर मास किसका, इस मॉलिक्यूल्स का, इस जो है CO2 के मॉलिक्यूल्स का मोलर मास। तो देखो मोलर मास क्या होता है, एक कार्बन का 12 होता है मास और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 16, मतलब 2 ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 32, यानी 16 इंटू 16 तो क्या हो जाएगा 32, और प्लस 12 तो क्या हो जाएगा 44।
तो इस तरह से यहां पर आ गया, तो ये क्या आ गया 1/2 यानी कि 0.5 मोल निकल के आ गए यहां से, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। यहां पर जब भी हम मोल निकालेंगे, अगर हमें क्वेश्चन में मास दे रखा होगा तो गिवन मास को ऊपर लिखेंगे, उसका मोल और टोटल मोलर यानी कि मोलर मास से उसे डिवाइड कर देंगे। जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसका टोटल मास उसके नीचे लिख देंगे और डिवाइड करके इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकल के आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नेक्स्ट जो है, यानी कि सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे इससे, मास से, तो गिवन मास। दूसरा मेथड है हमारे पास इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज गिवन, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल सकता है, नंबर ऑफ एटम बोल सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकता है, कुछ भी दे रखा है, तो हम किस तरह से यहां पर मोल्स निकालेंगे। यहां पर मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो यानी कि Na, है ना। यानी कि जो चीज गिवन है उसको ऊपर लिख दीजिएगा, है ना। जैसे यहां पर मास गिवन था तो मास ऊपर लिखे, यहां पर पार्टिकल्स गिवन है या एटम गिवन है या कुछ भी मॉलिक्यूल्स गिवन है उसको ऊपर लिख दिया, अपॉन नीचे एवोगैड्रो। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पास किस तरह से, हमारे पास अगर मान लीजिए इस तरह से दे रखा है कि 3 × 10⁻20 पार्टिकल ऑफ, या फिर क्या मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, पार्टिकल्स बोल सकते हैं ऑफ, जैसे कुछ भी बोल दिया कि पार्टिकल्स ऑफ CO2 ही बोल दिया, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 बोल दिया, ठीक है। CO2 के मॉलिक्यूल्स है इतने, तो इसमें हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ CO2, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा, गिवन पार्टिकल्स कितना है 3 × 10⁻20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर क्या है 6.02 × 10⁻23। तो एक बात ध्यान रखना, यहां पर हमें वैल्यू तो रख दी 6.02 पर, लेकिन हमें ये 02 जो है नेगलेक्ट करना है। जब भी हम इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो ये 0.02 जो है, इस 0.02 को हम नेगलेक्ट कर देंगे ताकि हमारी क्या बन सके, ताकि हमारी कैलकुलेशंस आसान हो सके। और यहां पर आ गया 1/2 यानी कि फिर से हमारे पास आ गया 0.5 और ये कैंसिल होगा ऊपर जाके, तो ये × 10⁻³ हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो इतना मोल हमारे पास यहां से निकल के आ गया। तीसरा जो है इसमें, तीसरा जो फॉर्मूला निकल के आता है, तीसरा फॉर्मूला निकल के आता है इफ परसेंटेज बाय मास इज गिवन, अगर परसेंटेज बाय मास दे रखा है, तो वही फॉर्मूला भाई जो दे रखा है उसको ऊपर लिखो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गिवन परसेंटेज बाय मास, या फिर इस तरह से परसेंटेज बाय मास ऊपर लिख देंगे और अपॉन मोलर मास। सेम इसी की तरह जो है कि हमने परसेंटेज बाय मास ऊपर लिखा, यहां पर गिवन मास है, यहां पर परसेंटेज मास है बस, और मोलर मास नीचे आ जाएगा सेम एज इट, ठीक है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है कि बोल दिया कि भाई बताइए कि जो है नंबर ऑफ मोल निकालिए 85% बाय मास ऑफ NH3 दे रखा है, ठीक। वो बोल रहा है इसमें नंबर ऑफ मोल बताइए, तो कैसे निकल जाएगा, मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज बाय मास क्या है 85% अपॉन मोलर मास, NH3 का मोलर मास क्या होगा, एक नाइट्रोजन का 14 और एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, 14 और 3 17, तो इसको काटोगे 17 × 5 = 85, तो ये 5 टाइम्स का कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मोल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5 मोल। इज इट क्लियर, आया समझ में। और लास्ट जो फॉर्मूला आता है, यहां पर लास्ट फॉर्मूला आता है इफ वॉल्यूम इज गिवन, अगर हमें क्या कर रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो क्या आ जाएगा, मोल इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। ये वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, इसको लीटर में लिखना, यहां पर भी ये लीटर में होता है नीचे, ठीक है ना। मान लीजिए उसने हमें एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि बोल दिया उसने हमारे पास 44.8 लीटर किसका है, लीटर ऑफ
HCl इज गिवन। तो इसमें मोल निकालिए। तो मोल कैसे निकालेंगे? बहुत आसान, मोल ऑफ HCl, यहां पर मोल ऑफ HCl निकलेगा, ठीक। यहां पर मोल ऑफ किसका निकला था? NH3 का, ठीक। तो यहां पर मोल ऑफ HCl क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम क्या है? 44.8 और नीचे क्या आ जाएगा? 22.4 लीटर, है ना। इसको काटोगे, इससे काटोगे तो 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि यहां पर मोल इज इक्वल टू क्या हमारे पास आ जाएगा? 2 मोल। इज इट क्लियर? आया समझ में? तो बहुत आसान है यहां पर ये मोल निकालना, ठीक है। अगर सॉल्यूशन चैप्टर की मैं बात करता हूं तो सॉल्यूशन चैप्टर में तुमने जो है एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक। मास गिवन मास, और दूसरा जो है यहां पर परसेंटेज बाय मास। तो इसी से तुम्हारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे कुछ नीट और जेईई मेंस में इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी साथ साथ याद रखना। 12th के बेसिस पे तुम इसी को याद रख सकते हो। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशंस की तरफ। पहले इतना छाप लीजिए। दूसरा जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास वो है मोल फ्रैक्शंस। क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शंस, मोल का फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शंस को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल का फ्रैक्शंस, है ना। फ्रैक्शंस का मतलब ध्यान समझना, मोल का मतलब तो मोल होता है, फ्रैक्शंस का मतलब होता है रेशियो। जहां पर भी फ्रैक्शंस वर्ड आए बच्चों तो उसका मतलब होता है रेशियो। यानी कि मोल फ्रैक्शंस का मतलब क्या होगा? मोल का रेशियो। सिंपली समझो यार, मोल का रेशियो दैट इज मोल फ्रैक्शन, सिंपली, है ना। तो वो किसका मोल का रेशियो होता है? तो हम यहां पर इसके अगर डेफिनेशंस लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं डेफिनेशंस? कि भाई यानी कि मोल का रेशियो है, यानी कि हम बोलेंगे द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ पर्टिकुलर, है ना, यानी पर्टिकुलर कंपोनेंट की बात करते हैं, पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल, कि जो है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल और उसके टोटल मोल के साथ उसका रेशियो ही क्या कहलाया जाता है बच्चों? उसके रेशियो को ही हम कहते हैं मोल फ्रैक्शंस। तो समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिएगा मेरे पास क्या है, कोई दो कंपोनेंट है, कोई भी दो कंपोनेंट है, मान लीजिए मेरे पास कोई, और वो कंपोनेंट किसके होने चाहिए? एक बात ध्यान रखना है, वो कंपोनेंट किसके होने चाहिए? रिएक्टेंट कंपोनेंट होते हैं। वो किसके कंपोनेंट होते हैं? रिएक्टेंट कंपोनेंट। कभी भी प्रोडक्ट की कंपोनेंट की हम बात नहीं करेंगे, रिएक्टेंट कंपोनेंट। तो मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शंस है और रिएक्शंस में रिएक्टेंट हमारे पास A प्लस B, और क्या बन रहा है? AB प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमारे पास कंपोनेंट क्या हो गया? एक कंपोनेंट तो A हो गया, दूसरा कंपोनेंट B हो गया। तो अगर मोल मैं A के लिखना चाहूं तो A के मोल कैसे लिखूंगा? मोल ऑफ A, इस तरह से, है ना, Na, और B के मोल कैसे लिखूंगा? मोल ऑफ B, यानी कि NB, इस तरह से। तो इस तरह से इसके मोल और इसके मोल। अब हम बोल रहा है, हमसे वो बोल रहा है मोल का रेशियो करिए भाई, है ना। फ्रैक्शंस का मतलब है रेशियो, फ्रैक्शंस का मतलब तुमने पढ़ा हो गया P बाय Q की फॉर्म में लिखना। फ्रैक्शंस का मतलब इस तरह से तो पढ़ा होगा कि फ्रैक्शंस इज इक्वल टू जो है, फ्रैक्शंस को हम क्या लिखते हैं? P बाय Q की फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो ये फ्रैक्शंस होता है हमारे पास। ऐसे ही क्या बोल रहा है हमारे पास कि किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो रेशियो होगा उसके टोटल मोल से उसका रेशियो, ठीक है ना। जैसे अगर हम मोल फ्रैक्शंस निकालना चाहिए किसी का A का, तो A का मोल फ्रैक्शंस हम कैसे निकालेंगे? इसका मोल ये है, तो मोल फ्रैक्शंस XA इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे? मोल फ्रैक्शंस ऑफ A इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? मोल ऑफ पर्टिकुलर, जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसका मोल ऊपर आ जाएगा Na अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या है? इसके मोल प्लस इसके मोल। तो टोटल मोल हमारे पास क्या आ गया? Na प्लस NB, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शंस निकल के आएगा। किस वाले कंपोनेंट का? A वाले कंपोनेंट का। और ऐसे अगर हमें B वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस निकालना है तो वो B वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुन लीजिएगा। मोल फ्रैक्शंस, क्या मैं इस मोल फ्रैक्शंस को X से रिप्रेजेंट करूंगा? X ऑफ B, B का मोल फ्रैक्शंस कितना आएगा? मोल ऑफ B, मोल पर्टिकुलर मोल है ना उसका, उस कंपोनेंट का जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहा है, उसी कंपोनेंट के मोल की संख्या को ऊपर लिखा जाता है। जैसे NB यहां पर लिख दिया अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल क्या है? Na प्लस NB, ठीक है, Na प्लस NB। तो इस तरह से हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शंस भी निकल के आ गया। यानी कि ये मोल ऑफ A, मोल फ्रैक्शंस ऑफ A निकल के आया, ये मोल फ्रैक्शंस ऑफ B निकल के आया। समझ में आया? तो एक बात और ध्यान से यहां पर सुन लेना बच्चों, ये स्टार पॉइंट है।
जब भी हम मोल फ्रैक्शंस करते हैं या फिर किसी भी चीज का हम फ्रैक्शंस करते हैं यानी रेशियो करते हैं, तो वहां पर कोई भी यूनिट नहीं आती। क्यों नहीं आती देखिएगा, ऊपर भी अगर मैं यहां पर मोल लिखूंगा, नीचे भी मोल लिखूंगा, तो मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। तो इस वजह से जब भी कोई रेशियो होता है, जब भी कोई फ्रैक्शंस की बात हम करते हैं, तो वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, यूनिटलेस क्वांटिटी हो जाती है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि मोल फ्रैक्शंस क्या है, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। इस बात को ध्यान देना, यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, इसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान ये रखना है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन का सम, मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑलवेज इज इक्वल टू 1, कि हमेशा सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस क्या होगा, जो मोल फ्रैक्शंस का सम है यानी कि जोड़ है, योग है, वो हमेशा 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर कैसे, कि अगर हमने बोल दिया कि यहां पर जो है दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शंस, एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो अगर हम 2 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसकी, 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो 2 कंपोनेंट में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, XA प्लस XB। तो यहां पर 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन से XA प्लस XB, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक, दूसरी बात, अगर हम 3 कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, 3 कंपोनेंट, तो 3 कंपोनेंट का भी ऐसे ही हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्या, XA प्लस XB प्लस XC इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही 3, 4, 5, 6 कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे हम 4 की बात कर रहे हैं, 4 कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD इज इक्वल टू 1। यानी कि चाहे 2 कंपोनेंट है, चाहे 3 कंपोनेंट, चाहे 4 कंपोनेंट, कितने भी कंपोनेंट सिस्टम है, उन सब का सम किसके बराबर होने वाला है, 1 के बराबर होने वाला है। इस बात को विशेष ध्यान रखना। तो क्या हम यहां पर जो है XA और XB के मोल जो निकाले हैं, हम बोल रहे हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 है, तो क्या हमने XA के मोल निकाल दिए, तो XB इज इक्वल टू हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, XB इज इक्वल टू हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस XA। इस बात को भी ध्यान देना बच्चा, ठीक है ना, 1 माइनस XA कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है XA प्लस XB इज इक्वल टू हमेशा 1 ही होना है। तो जब 1 होना है तो XB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में चल जाएगा, तो XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA यहां पर निकल के आ गया। ठीक, आया समझ में कि क्या है मोल फ्रैक्शंस। अब हम थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास जो है एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 2 कंपोनेंट है ना, कि 2 कंपोनेंट है A एंड B, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे AB। कि 2 कंपोनेंट है A और B आपस में रिएक्शंस कर रहे हैं और गिव्स आउट AB, प्रोडक्ट दे रहे हैं। ठीक, यहां पर इसके मोल मान लीजिए, यहां पर इसके मोल 2 मोल बोल दिया और इसके मोल बोल दिया 3 मोल, है ना, इसके क्या बोल दिया बच्चा, 3 मोल बोल दिया। अब वो बोल रहा है ये मोल है, अब इसका मोल फ्रैक्शन निकालो, XA की वैल्यू निकालो, मोल फ्रैक्शंस ऑफ A निकालो एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ B निकालो। तो बहुत आसान है, ऐसा है जैसे लड्डू, क्योंकि हमने अभी सब कुछ समझ लिया है। तो देखिएगा XA इज इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, XA इज इक्वल टू बोलेंगे मोल ऑफ A। A के मोल कितने हैं, 2 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितने, 2 और 3 5, तो यहां से कटेगा तो 0.4 निकल के यहां पर XA इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है ना, और XB अगर हमें निकालना है तो XB इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, क्योंकि दोनों का सम एक ही होना है तो हम 1 माइनस करके कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहां पर XA हमारे पास क्या है 0.4, तो XB क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 0.4। बोले तो XB इज इक्वल टू 0.6 निकल के यहां पर हमारे पास आंसर आ गया। बहुत आसान है, बहुत आसान, ऐसा है जैसे लड्डू। मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल के तौर पे, दूसरा उसने क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि भाई हमारे पास N2 रिएक्ट कर रहा है और H2 रिएक्ट कर रहा है। ठीक है बच्चा, और वहां पर क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है, क्या बन रहा है, NH3। ठीक, तो वो बोल रहा है कि यहां पर हमारे पास ये रिएक्शन दे रखा है N2A H2A और इस तरह से हमारे पास NH3 बन गया। अब उसने बोला कि ये N2 के हमारे पास मान लीजिए 28 ग्राम है, या फिर जो है मान लीजिएगा 56 ग्राम बोल दिया उसने, 56 ग्राम यह है N2, और यहां पर हाइड्रोजन दे दिया उसने 6 ग्राम।
और तुमसे बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शंस निकालो किसका, N2 का और H2 का। तो यहां पर मोल फ्रैक्शंस निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या यहां पर हमारे पास ये ग्राम 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 हमारे पास क्या दे रखा है, ये वेट दे रखा है, ये मास दे रखा है, ये मोल नहीं है। तो पहले यहां से हम इसके मोल निकालेंगे। तो मोल निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मोल ऑफ N2। N2 के मोल हम कैसे निकालेंगे, 56 गिवन मास अपॉन एक नाइट्रोजन का क्या होता है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो दो नाइट्रोजन का 28। तो ये कट के आ गया, यहां पर 2 आ गया, 2 मोल आ गया इसके। और इसी के जो है अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के मोल कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या आ जाएगा बच्चा, गिवन मास 6 अपॉन यहां पर 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2, तो यहां पर 3 मोल निकल के आ गया। ठीक है ना, आया समझ में। तो हाइड्रोजन के यहां पर 3 मोल निकल के आए और नाइट्रोजन के यहां पर 2 मोल निकल के आए। और अब हमें मोल फ्रैक्शंस निकालना है। तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ नाइट्रोजन यानी कि मोल फ्रैक्शंस को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से। तो एक्स नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्या, मोल ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं 2 अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल 2 और 3 5। तो अब यही यहां पर आंसर आ रहा है 0.4। और ऐसे ही जो है, ऐसे अगर मोल फ्रैक्शंस ऑफ H2 हम निकालें तो मोल फ्रैक्शंस ऑफ हाइड्रोजन वो कितना हमारे पास आ जाएगा, 1 में से जो है 0.4 को हटा दो तो क्या आ जाएगा 0.6, यानी कि इस तरह से हमारे पास यहां पर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान हमने इस क्वेश्चंस में क्या दिया, ध्यान हमने इस क्वेश्चंस में यह दिया कि हमारे पास पहले चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे मास दे रखा हो, चाहे पार्टिकल्स दे रखा हो, चाहे कुछ भी दे रखा हो, हमें सबसे पहले वहां पर मोल निकालने। अगर मोल फ्रैक्शंस निकालना है तो मोल फ्रैक्शंस का मतलब होता है मोल का रेशियो। इसका मतलब हमें मोल चाहिए, हमें जो है मोल सबसे पहले निकालना, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि मोल निकालना, तब जाके मोल फ्रैक्शंस निकालना। इसमें तो पहले से ही मोल दे रखे तो हम यहां पर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर डायरेक्टली मोल फ्रैक्शंस नहीं निकालेंगे क्योंकि यहां पर हमें मास दे रखा है। तो सबसे पहले उस मास से हम मोल निकालेंगे। इज इट क्लियर, आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने के लिए जो है दोनों के दोनों कंसंट्रेशन टर्म एक साथ पढ़ लेते हैं। यहां पर वो दोनों कंसंट्रेशन का टर्म्स कौन सी है, सबसे पहला है यहां पर, जैसे हम तीसरे कंसंट्रेशन टर्म की बात करते हैं तो तीसरा है यहां पर मोलैरिटी। क्या है बच्चा, मोलैरिटी। इस मोलैरिटी को कैपिटल M से लिखा जाता है। इसको ही हम जो है कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन, जिसको C से लिखा जाता है। और इसी को हम सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी, जिसको हम S से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास हो गया मोलैरिटी। दूसरी साइड हम क्या लिख सकते हैं, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म अगर हम लिखना चाहिए, ये तीसरा हो गया, ये चौथा कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी इसका एक ही नाम है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर मोलैरिटी कैपिटल M है और मोलैलिटी हमारे पास स्मॉल m है, तो इसको भी ध्यान रखना यहां पर। ठीक है ना, अब हमारे पास जो है मोलैरिटी को समझते हैं, मोलैलिटी को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चैप्टर में ध्यान से सुनना बच्चा। तो इंपॉर्टेंट किस तरह से हम बोल रहे हैं मोलैरिटी और मोलैलिटी को। मोलैरिटी अगर हम बात करें तो मोलैरिटी क्या होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशंस पे चलते हैं तो मोलैरिटी क्या होता है कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। तो समझ लेते हैं पहले इस बात को कि मान लीजिएगा हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूट है, क्या है बच्चा, सॉल्यूट है, और तब जाके सॉल्वेंट में डाल दिया जा रहा है सॉल्यूट को, और क्या बन रहा है हमारे पास, सॉल्यूशन बन रहा है। इज इट क्लियर, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल रहे हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन बन रहा है। तो यहां पर ये हमारे पास दो चीजों का जिक्र होता है, एक तो इस सॉल्यूट का हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो उस मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम क्या लिख सकते हैं, एन सॉल्यूट। क्या लिख सकते हैं बच्चा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को एन सॉल्यूट। और दूसरा हमें चाहिए होता है क्या, सॉल्यूशंस का वॉल्यूम, और वॉल्यूम वो भी किसमें, वॉल्यूम चाहिए होता है यहां पर ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं लीटर में, ये लीटर में चाहिए होता है, इस बात को ध्यान देना। बस यही दो चीजें चाहिए होती है, यानी कि सॉल्वेंट का यहां पर जिक्र नहीं किया जाता, यहां पर जिक्र केवल और केवल सॉल्यूट और सॉल्यूशन का किया जाता है। ठीक है ना, तो किस तरह से हम यहां पर बात कर रहे हैं, हम किस तरह से यहां पर बात कर रहे हैं कि कैसे जिक्र करा जा रहा है। अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, इस मोलैरिटी की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी की डेफिनेशन किस तरह से होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present प्लस एंटी, present इन पर लीटर सॉल्यूशन, पर लीटर सॉल्यूशन।
कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स पाए जाएंगे सॉल्यूट के, जितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के पाए जाएंगे, उसी को हम मोलैरिटी कहेंगे। तो क्या हम मोलैरिटी का फॉर्मूला इस तरह से लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू, यानी कि मोलैरिटी इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बच्चा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और अब नीचे क्या लिख देंगे, अब नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी किसमें, लीटर में। तो इसको और भी अगर इजी बनाए तो हमारे पास ये मोलैरिटी को m लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को n सॉल्यूट लिख देते हैं, n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम को जो है v लिख देते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है ये फॉर्मूला निकल के आ गया, m इज इक्वल टू, यानी कि मोल इज इक्वल टू n बाया v करके, इस तरह से यहां पर फॉर्मूला हमारे पास आ गया। हमें पता है कि मोल्स जो है वो सॉल्यूट का होगा, वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूशंस का, और वो भी किसमें, लीटर में। इसके ब्रैकेट में L भी लिख दिया, ब्रैकेट में L, ताकि याद रहे। ठीक है ना, समझ में आया। ये तो यहां पर हो गया। ऐसे ही अगर हम इसकी साइड की बात करें, यानी कि मोलैलिटी की साइड की बात करते हैं, तो मोलैलिटी में भी यही चीजें होता है कि हम बात करें, यहां पर जो है क्या होगा, सॉल्यूट होगा प्लस सॉल्वेंट होगा, और इस तब जाके क्या मिलेगा हमें बच्चा, सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, मोलैलिटी में क्या होता है, मोलैलिटी में सॉल्यूट की बारे में तो बात कर ही रहे हैं, यानी कि वो सॉल्यूट का क्या, n सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल जैसे जैसे हमने मोलैरिटी में जिक्र कर रखा है ऐसे यहां पर भी करते हैं। लेकिन मोलैरिटी में सॉल्यूशन के साथ डील करते हैं n सॉल्यूट का, पर यहां पर जो है, यहां पर सॉल्यूशन के साथ जिक्र नहीं करते, किसके साथ करते हैं, सॉल्वेंट के साथ। तो ये एक बात ध्यान रखना, यहां पर सॉल्वेंट के साथ जिक्र करते हैं। तो ये सॉल्वेंट का क्या आता है, मास निकल के आता है, मास या फिर वेट हम बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट। ठीक, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी किसमें, केजी में। तो ये वेट को हम क्या बोलेंगे, W, है ना, W बोल सकते हैं, यानी कि वेट यानी कि W। तो किस तरह से हम बात करें, W या फिर मास बोल सकते हैं, और मास बोल सकते हैं, मास, तो मास को हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो अब हम इसके जो है किस तरह से इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो डेफिनेशंस भी बिल्कुल यही है, ये सेम डेफिनेशंस है। पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा, पर केजी सॉल्वेंट। क्या आ जाएगा बच्चा इसकी डेफिनेशंस में, पर लीटर की जगह पर केजी सॉल्वेंट। तो हम यहां पर डेफिनेशन लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, पर केजी सॉल्वेंट की, पर केजी सॉल्वेंट में जितने 1 केजी सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के पाए जा रहे हैं, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं बच्चा, मोलैलिटी कह रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, फॉर्मूला निकल के आ जाएगा हमारे पास, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स अपॉन क्या निकल के आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट किस में निकल के आ जाएगा, केजी में निकल के आ जाएगा। मोलैलिटी को हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ठीक है ना। और यहां पर जो है मोल्स को हम क्या करेंगे, n सॉल्यूट, और हमें वेट मतलब W, और वो भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे केजी। और हमें पता है वेट किसका है, वेट है यहां पर हमारे पास सॉल्वेंट का। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ये दोनों इस तरह से, यानी कि फॉर्मूले में दोनों सेम है। यहां पर मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है ऊपर में दोनों में सेम है, ठीक, पर नीचे यहां पर जो है सॉल्यूशंस का वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहां पर नीचे किसके बारे में बात करते हैं, सॉल्वेंट के मास यानी कि केजी में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। साथ ही साथ यहां पर थोड़ा स्टार पॉइंट याद रखना है, स्टार पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब है ना। तो स्टार पॉइंट किस तरह से याद रखना है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या यहां पर अगर हम स्टार पॉइंट की बात करें, इन दोनों में स्टार पॉइंट की क्या इसकी यूनिट, अगर हम इसकी यूनिट बोले, इसकी एसआई यूनिट, तो यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, ऊपर मोल आ जाएंगे, नीचे लीटर। तो यानी कि यहां पर यूनिट क्या आ गया, मोल पर लीटर, यानी कि मोल लीटर इनवर्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट आ गया। और यहां पर यूनिट क्या आ जाएगा, यहां पर स्टार पॉइंट में यूनिट क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर यूनिट आ जाएगा बच्चों मोल पर केजी। क्या आ जाएगा, मोल केजी इनवर्स। इज इट क्लियर, समझ में आया। दूसरी बात अगर बहुत इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं
अगर हम देखिए बच्चों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो हम बोल रहे हैं अगर इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं देन तो क्या होगा, देन वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। तो क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मोलैरिटी डिक्रीज होगी। हमें पता है कि मोलैरिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिश्ता है किससे, वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो मोलैरिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं यहां पर अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मोलैरिटी क्या होगा बच्चा, घटेगा। तो हम ये बोल सकते हैं, हम यहां से स्टार पॉइंट बोल सकते हैं कि मोलैरिटी का जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता है किससे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिश्ता है किससे, टेम्परेचर से। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, है ना, कि अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मोलैरिटी घटेगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे मोलैरिटी घटती है क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ता है। इज इट क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है पेपर में। दूसरी बात, ये जो है मोलैलिटी पे किस तरह से इफेक्ट करता है टेम्परेचर, तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो यहां पर क्या है, यहां पर तो क्या था, वॉल्यूम था, पर यहां पर वेट है, मास है। तो मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तुमने पढ़ा ही होगा कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना। ये मास जो है ना डिस्ट्रॉय होता है ना क्रिएट होता है, यानी कि मास रिमेन कांस्टेंट, मास पे कोई चेंज नहीं पड़ता है। किस पे, मास, यहां पर मास है ना, तो मास पे कोई चेंज नहीं पड़ता है। टेम्परेचर का मास कहीं भी चल जाओ तो मास क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट। तो मास पे कोई चेंज नहीं पड़ता टेम्परेचर का, ठीक है, या फिर किसी भी चीज का मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहां पर मोलैलिटी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि मोलैलिटी इंडिपेंडेंट होती है किस पे, टेम्परेचर पे, यानी कि मोलैलिटी नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना। हम बोल लेंगे यहां पर मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m लिख लेते हैं, ठीक है बच्चा। स्मॉल m इज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर because mass always constant, क्योंकि मास हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हमारे पास पेपर में क्वेश्चंस आता है कि डिफाइन मोलैलिटी एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, की मोलैलिटी को बताइए क्या होता है और वो टेम्परेचर के दौरान किस तरह से अफेक्ट होते हैं। तो हम बोलेंगे भाई मोलैलिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वहां पर मास है, मास रिमेन कांस्टेंट रहता है। और मोलैलिटी का क्या रिश्ता होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिश्ता होता है। ये रिश्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है, ये रिलेशंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। और मोलैलिटी कोई रिलेशन ही नहीं रखती, कोई रिश्ता ही नहीं रखती, कोई झंझट ही नहीं रखती यार, कोई झंझट ही नहीं पालती मोलैलिटी अपने लिए, ठीक है ना। इस मोलैलिटी की तरह जो है मोलैलिटी कोई झंझट नहीं पालती अपने लिए कि भाई जो उसको कोई कुछ बिगाड़ सके, कोई उसको घटा सके या कुछ कर सके, है ना, वो उसका कुछ वो जो है टेंशन ही नहीं रखती। तो इस तरह से हमारे पास ये मोलैलिटी हो गया और इस तरह से मोलैरिटी हो गया। समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन उसने ऐसे दे रखा है, मान लीजिए वो बोल रहा है पोटेशियम आयोडाइड जो है वाटर के साथ मिला दिया एक्वस मीडियम में, है ना, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड का एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वहां पर सॉल्वेंट क्या लिया गया है, वाटर, ठीक है ना। तो वाटर सॉल्वेंट लिया गया और क्या बन गया, सॉल्यूशन से पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन बन गया। वो बोल रहा है यहां पर पोटेशियम आयोडाइड जो है वो 20% है, ठीक है। गिवन में क्या दे रहा है, ये गिवन में दे रहा है, ठीक है बच्चा, गिवन में दे रहा है कि 20% ये है, 20% बाय मास पोटेशियम आयोडाइड है। और जो डेंसिटी है सॉल्यूशन की, जो डेंसिटी है हमारे पास 1.2 ग्राम पर एमएल में वो डेंसिटी दे रखा है, इस तरह से ग्राम पर एमएल में डेंसिटी दे रहा है। तो बोल रहा है कि इसका मोलैरिटी बताइए क्या होगा और इसका मोलैलिटी भी बताना है कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी सबसे पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं, सबसे पहले हम इसकी पहले मोलैलिटी निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी निकालने के लिए हम पहले इसको ऐसे लिख दें
कि ये Ki क्या है, सॉल्यूट है यहां पर, प्लस H2O क्या है, वाटर सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है बच्चा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर Ki क्या दे रखा है, 20%। ठीक, हमें इतना पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस हमेशा 100% पे बनता है। इज इट क्लियर? एक बात ध्यान रखना, सॉल्यूशन हमेशा किस पे बनता है, 100%, यानी सॉल्यूशन का जो होता है परसेंटेज वो हमेशा 100 होता है। ठीक, तो ये 20% और ये 100%, तो ये कितना बच गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यार प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का मास सेम होता है। तो वही चीज है कि भाई यहां पर ये 20% है और ये 100% है, तो ये कितना होगा, इन दोनों को मिला के तो 100 बना होगा, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 80%। ठीक है ना, ये 80% हो जाएगा। तो ये परसेंटेज बाय मास है, तो ये बच्चों इनको सीधा मास मान लो, तो हमने इसको क्या माना, 20 ग्राम, और इसको माना 80 ग्राम, और इसको माना 100 ग्राम। ठीक है, इज इट क्लियर? अब हम अगर मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाएं तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन सॉल्यूट मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अभी पढ़ा है ना, और अपॉन वेट, वेट यानी कि मास, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में, ये होता है। तो क्या हम मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है, इसका मास हमारे पास 80 ग्राम आ गया, अगर इसको हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो केजी में डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो इसको डिवाइडेड बाय यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 1000 करा तो ये हमारे पास आया 0.08 केजी। ये तो हमारे पास केजी में क्या निकल के आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हमें मोल चाहिए, मोल्स चाहिए किसके, हमें सॉल्यूट के, तो सॉल्यूट के मोल्स, तो गिवन मास हमें हमारे पास आ रखा है, गिवन मास, तो हमें मोलर मास निकालना है, यानी कि मोल्स ऑफ Ki निकालना है। तो गिवन मास तो हमारे पास 20 दे रखा है, चलो ठीक। अब हमें मोलर मास निकालना है Ki का, तो Ki का मोलर मास निकालते हैं, पोटेशियम का होता है 39 सॉरी, ठीक है ना, 39, और आयोडीन का होता है 127, है ना, तो टोटल कितना हो गया, ये 166, ये 166 इसका हमारे पास मोलर मास निकल के आ गया, तो 166 हमने यहां पर लिख दिया। तो ये हमारे पास मोल्स ऑफ क्या आ गया, Ki, ये मोल्स ऑफ Ki आ गया, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये वेट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट, तो हम निकाल देंगे, हमारे पास दोनों चीजें आ गई है। अब हम स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है, मोल्स, मोल्स क्या है इसका 20/166, और वेट कितना है, वेट केजी में कितना है 0.08, इस तरह से। तो यहां पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, मोलैलिटी, और मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर केजी। तो इस तरह से यहां पर इसके यूनिट निकल के हमारे पास आ जाएगी। तो इसको काटा पीटी करोगे तो लगभग जो है 1.5 के करीब ही आएगा, यानी कि यहां पर जो है 1.5 के करीबी जो है ये निकल के आएगा। ठीक, तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया किसमें, मोल पर केजी में। इज इट क्लियर? तो बहुत आसान है ये चीज। तो मोलैलिटी हमने निकाल दिया, अब मोलैरिटी निकालते हैं। तो मोलैरिटी वही चीज कि हमारे पास क्या, हमने इसको 20 ग्राम माना था, यहां पर क्या मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एन सॉल्यूट। क्या एन सॉल्यूट की वैल्यू हमारे पास है Ki की, चलो ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इन लीटर। अब लीटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो क्या हमारे पास ये सॉल्यूशन का मास हमने 100 ग्राम माना था, 100% से जो है ये हमारे पास मास इसका कितना हो गया था बच्चा, 100 ग्राम। ठीक, और डेंसिटी दे रखी है हमारे पास, डेंसिटी कितने दे रखी है 1.2। इज इट क्लियर? डेंसिटी ये दे रखा है हमारे पास 1.2। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा यहां पर मास, यानी कि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकाल देंगे, मास कितना है, मास 100 ग्राम है। ठीक, 100 ग्राम मास हो गया, डेंसिटी हमारे पास 1.2। तो ये जो निकल के आएगा ये हमारे पास जो है वॉल्यूम किस में निकल के आएगा, ml में। इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लोगे, तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻3। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 जब करा तो ये आ गया। तो यहां से जो है यानी कि हम 1000 लिख देंगे, 1000 लिख दिए, यानी कि डिवाइडेड बाय 1000 करा तो ये दो गोले इस दो जीरो से कैंसिल हो गए। तो हमारे पास ये क्या आ गया, ये वॉल्यूम इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारे पास 1/12।
तो ये 1/12 क्या लीटर, ये लीटर में आ गया हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम जब लीटर में आ गया, मोल तो दे रखा है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दी से, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है मोल, मोल हमारे पास क्या है 20/166 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी, ठीक है। ये मोल्स हैं सॉल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आ जाए 1/12, तो अंदर अंदर के मल्टीप्लाई, बाहर बाहर के मल्टीप्लाई, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या आ गया 20 × 12 डिवाइडेड बाय 166। तो इसको काटा पीटी करोगे तो हमारे पास लगभग आंसर आएगा 1.45 के करो अप्रॉक्स। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। इज इट क्लियर? तो बहुत आसान है, बहुत आसान, ऐसा है जैसे लड्डू। आया समझ में? अब जो नेक्स्ट लेक्चर्स हम यहां पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉर्मलिटी का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इतना छाप लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं बेटा।